तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस का जो एनुअल प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है 2022-23 का, उसमें सेक्शन सी के सॉल्यूशन को। इससे पहले सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, देख लो। साथ में मैथ का भी अपलोड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक्शन ए भी एक बार देख लो। ये सारे क्वेश्चन अपलोड है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 में ए, समस्थानिक संभारिक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो सबसे पहले ए का आंसर देखो, 27 का ए। आंसर नंबर 27 का ए, समस्थानिक के परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, जबकि संभारिक में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, ये आपका एक आंसर है। अगला, बी, समस्थानिकों के 3 अनुप्रयोग लिखिए। आंसर देखो, बी का आंसर, पहला उपयोग विद्युत उत्पादन में, दूसरा उपयोग विस्फोटक तैयार करने में, तीसरा चट्टानों की आयु का पता लगाने में, चौथा घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो कोई 3 लिख लेना इसमें से। ठीक है ना, मैंने 4 लिखा है। तो 27 में ये ए का आंसर और ये बी का आंसर है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अगला, क्वेश्चन नंबर 28 का ए, जंतुओं में कोशिका के पास किन किन गैसों का आदान प्रदान होता है। आंसर देखो, आंसर नंबर 28 का ए, ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर लेना। ये 2 गैसें होती हैं। ठीक है, इनका आदान प्रदान होता है। चाहो तो पूरी लाइन बना लेना। ठीक है, या सेम ऐसे ही लिख लो। एक आंसर हो गया। अगला 28 का बी, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। आंसर देखो, आंसर नंबर 28 का बी। आंसर नंबर 28 का बी, कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है। इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। कोशिकांगों के कारण ही कोई कोशिका जीवित रहती है और अपना सभी कार्य करती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो ये 28 का ए का आंसर है और ये 28 का बी का आंसर है। ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 29, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। इसका नामांकित चित्र भी बनाइए। आंसर देखो पहले इसका। आंसर नंबर 29, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई का नाम न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका है और ये इसका चित्र है। ओके, इस प्रकार बना लेना। ओके, आंसर नंबर 29। अगला, का अथवा, रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इसके घटक क्या हैं। अथवा का आंसर देखो, आंसर नंबर 29 का अथवा, रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में संवहन तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों के
संयोजन का काम करता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। फिर रक्त के प्रमुख घटक, प्लाज्मा लाल रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स रक्त के प्रमुख घटक हैं। 2 क्वेश्चन इसमें किए गए थे, ये दोनों ऐसे लिखना आपको, ठीक है ना, अथवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30। एक बाइक विरामावस्था से चलकर 3 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटा का एक समान वेग प्राप्त कर लेती है। परिकलित कीजिए। पहला त्वरण ए निकालना है, दूसरा इस वेग को प्राप्त करने तक बाइक द्वारा तय की गई दूरी एस निकालना है। समय दिया है और वेग दिया है, ठीक है। आंसर देखो, आंसर 30 दिया है प्रारंभिक वेग u 0। क्यों? क्योंकि विरामावस्था से चल रही है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। अंतिम वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, मतलब क्या बचा, 2 गुणे 5 यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। त्वरण ए क्वेश्चन मार्क है, समय टी दिया 3 मिनट, इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 180 सेकंड, ठीक है। दूरी एस बराबर क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले हम v बराबर u प्लस 80 रखेंगे तो a आ जाएगा। तो v कितना है, v आपका, ध्यान से देखो, v आपका है 10 मीटर पर सेकंड, ये निकाले हो, ठीक है। बराबर u कितना आपका 0 रख दिया, a कितना आपका पता नहीं है, t कितना आपका 180 सेकंड रख दिया, इसकी वैल्यू, ठीक है, ऊपर से। अब 10 है, 0 कोई मतलब नहीं है, 180 का a से मल्टीप्लाई करो तो 180 a, तो a बराबर 180 इधर बटे में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे 18, मतलब a बराबर आ गया 1/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा त्वरण a, ठीक है। अब हमको s निकालना है, तो s का फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। u कितना है 0, t 180, 1/2 a 1/18 निकाल चुके हो, t 180 डबल टाइम स्क्वायर लगा दो, डबल टाइम लिख दो, ठीक है। 0 को 180 करो, 0 हो गया। इधर देखो, 18 से 180 में कट करोगे कितने पे आएगा, 10 पर आएगा, 2 से कट करो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, बचा क्या, 5 और 180 लिख लिया, गुणा करोगे 900 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आंसर 30 है। वैल्यू का ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना, रखकर सोल्व कर लेना, ओके। अगला अथवा वाला क्वेश्चन। एक बस गंतव्य स्थान ए से बी तक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और फिर वापस ए पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। मतलब ए पर है, बी पर पहुंची 36 किलोमीटर की चाल से, और फिर बी से वापस आ गई ए पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो परिकलित कीजिए। पहला, बस की औसत चाल। दूसरा, बस द्वारा तय की गई दूरी। यदि बस तय की गई दूरी 3 घंटे में पूरा करती है तो समय यहाँ पर 3 घंटे दिया गया है। तीसरा, बस का विस्थापन। 3 चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट का आंसर देखो, बस की औसत चाल। आंसर नंबर 30 का अथवा। अब देखो, ए से बी तक पहुंची तो हमने मान लिया दूरी कितना है, x। फिर से बी से ए पर वापस आ गई, इसको भी हमने x मान लिया, ठीक है। कुछ भी मान लो, x y आपकी मर्जी है। तो दोनों स्थिति में समय दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी x है पहली स्थिति में, और कितना टाइम लग रहा है, चाल कितनी है 36, और दूसरे कंडीशन में दूरी तो हमने x माना है, x लिख दिया, और बटे चाल कितनी है 72। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, लिख दिया।
तो हमें पता है औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना। कुल दूरी, ध्यान से देखो, कुल दूरी x 2 बार तो x प्लस x लिख लिया। कुल समय x बटे 36 एक बार, दूसरी बार लौटने पर x बटे 72 लिख लिया। ठीक है, प्लस कर लिया। आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर ऊपर x 2x हो गया। अब इसको देखो ध्यान से, ये भिन्नों का जमा है। 36 और 72 का एलसीएम निकाल लेना। कितना आ जाएगा? 72। कितना आएगा? 72। अब 36 के पहाड़े में 72 कितने पे आता है? 2 पर। तो 36 के पहाड़े में 72 2 पे आ रहा है, तो ऊपर वाले नंबर यानी इस x में 2 से गुणा होगा, 2x हो जाएगा, प्लस पे प्लस। अब इस 72 के पहाड़े में ये 72 कितने पे आ रहा है? 1 पर। तो ऊपर वाले इस नंबर में 1 से गुणा होगा तो x ही आएगा। तो यहाँ पर वही लिख लिया गया, 2x प्लस x बटे में 72। ये भिन्नों का जमा किया गया एलसीएम निकाल कर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऊपर का 2x लिख लिया गया, नीचे 2x में 1 x मिलेगा, 3x बटे 72 सेम लिख लिया गया। अब आगे देखो, यहाँ पर 2x ऊपर का सेम है, ये 3x बटे 72 है। तो यहाँ पर एक रूल होता है, देखो 2x है, ये जो बटा है गुणे में जाएगा, ये नंबर पलट जाता है, 72 ऊपर हो जाएगा, 3x नीचे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर वही लगा दी गई है। ठीक है, अब देखो x से x कट गया, 3 से कट करो, 3 एकम 3, 72 को कितना आ जाएगा? 24, 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो 2 बचा और 24 बचा, तो 2 गुणे 24 इसका गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर इस प्रकार अभी एक आंसर निकाला गया अथवा का फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है इसमें? सेकंड कह रहा है बस द्वारा तय की गई दूरी यदि बस तय दूरी को 3 घंटे में पूरा करती है। समय दे दिया गया 3 घंटे और दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सेकंड में दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हमको पता है चाल 48 हमने निकाल लिया है और समय कह रहा 3 घंटे, तो हम यहाँ पर निकाले थे। ठीक है, चाल और समय 3 घंटे क्वेश्चन में दिया है, तो चाल गुणे समय 48 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 144 किलोमीटर। ठीक है, अगला थर्ड में कह रहा है कि बस का विस्थापन देखो ध्यान से। तो यहाँ पर थर्ड में विस्थापन 0 होगा। कैसे? ए से बस बी पर पहुँची और फिर से बी से कहाँ पहुँच गई? ए पर, तो विस्थापन 0 आ गया ना, वहीं पर पहुँच गई, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अथवा में फिर से देख लो, अथवा में 3 क्वेश्चन किए गए थे 30 के अथवा में, ये फर्स्ट का आंसर, सेकंड का और ये थर्ड का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 31। मंगल का द्रव्यमान 6.42 इंटू 10 पावर 23 किलोग्राम है और उसके एक चंद्रमा का 1.08 इंटू 10 की पावर 15 किलोग्राम है। यदि मंगल और उसके चंद्रमा के बीच की दूरी 1.01 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर है, तो मंगल द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की गणना कीजिए। अब यहाँ पर हमें कैपिटल जी दे रखा है, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 6.7 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 31, मंगल का द्रव्यमान कैपिटल एम मान लिया, लिख दिया गया। चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल एम मान लिया, लिख दिया गया। बीच की दूरी को डी मान लिया, लिख दिया गया। कैपिटल जी का मान दिया, इधर लिख दिया गया। सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं, लिख लिया गया। ठीक है, अब बल का फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो कैपिटल जी का मान ये है, लिख लिया गया, गुणे के निशान। कैपिटल एम का मान ये है, लिख दिया गया इधर, गुणे के निशान। स्मॉल एम का मान ये है, लिख दिया गया, बटे पर बटे का निशान आ गया। डी स्क्वायर है, डी की वैल्यू ये है, स्क्वायर का मतलब गुणे का निशान लगाओ, डबल टाइम लिख दो, लिख दिया गया। आगे ध्यान से देखो, सब में 10 के साथ पावर है, देख लो। ठीक है, तो क्या करना है आपको? 6.7 अलग लिखो, 6.42 अलग लिखो, 1.08 अलग लिखो। ठीक है, अब देखो गुणे के निशान 10 लगा दिया गया है, ऊपर की पावर -11 + 23
प्लस 15 लिख दिया गया। नीचे देखो ध्यान से 1.01 अलग लिखा गया, 1.01 अलग लिखा गया। ये पावर जो है 10 की पावर 5 है, ये ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो -5, ये भी ऊपर आएगी -5, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो नंबर बचा है फिर से देख लो, नीचे की जो पावर है ऊपर आके माइनस में हो गई ये दोनों, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाएगा, और नीचे 1.01 इंटू 1.01 का मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा। अब देखो इंटू 10 की पावर, इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है -11 -5 इसको एक साथ प्लस करना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 21। अब इसका 23 15 का प्लस अलग कर लो, इसमें से नंबर क्या करना है हमको माइनस करना है। 21 कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 की पावर 17। आगे इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ही आएगा। आगे ये नंबर बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। 10 की पावर 17 लिख लिया गया। अब देखो ध्यान से 45 के बाद पॉइंट है, पॉइंट को अगर हम एक अंक आगे खिसकाएंगे, इधर लाएंगे तो इधर एक नंबर और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 17 है कितना हो जाएगा 18, तो ये 4.55। बाकी के नंबर नहीं लिखते, केवल पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर था ही पॉइंट, इतना ही मान के चलो, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर आ गया तो 4.55 आ गया। उसके बाद में 10 की पावर 17 की जगह एक प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा n, यानी न्यूटन में आ जाएगा आपका आंसर बल, ठीक है। इतना लगेगा। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया 31। केवल इसकी वैल्यू रखी गई है, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना उसमें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 32 ए। एक ध्वनि तरंग 346 मीटर पर सेकंड की चाल से गमन करती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.8 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है। पहले एक आंसर देखो। 32 का ए दिया है चाल 346 मीटर पर सेकंड, तरंग दैर्ध्य 1.8 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बटे 100 लगा दिया। आवृत्ति क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। तो हमें पता है चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति, यानी v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी यानी f। इसकी वैल्यू रखो, चाल 346, तरंग दैर्ध्य कितना है आपका 1.8 बटे में 100, ठीक है, गुणे आवृत्ति साथ में लिख दिया गया। आगे देखो ये गुणे के साथ है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नंबर पलट जाएगा, मतलब कि 346 इधर है और 1.8 बटे में 100 इधर है, इधर आएगा तो ये बनेगा 346 बटे में 1.8 बटे में 100, और फिर उसके बाद में बराबर 346, ये बटे गुणे में चेंज हो जाएगा, ये नंबर पलट जाएगा, मतलब 100 ऊपर हो जाएगा 1.8 नीचे। तो सेम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये नंबर इधर आएगा, पलट जाएगा। आगे देखो नीचे देखो, ये पॉइंट में 1.8 इकाई दहाई पर है, तो दशमलव हटाने के लिए नीचे ऊपर 10 से गुणा करेंगे। तो नीचे अगर हम 1.8 में 10 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे, तो नीचे 18 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ऊपर 10 लगा देंगे साथ में वही, ठीक है ना। तो सेम ये हो गया। अब देखो ध्यान से, टोटल ऊपर का मल्टीप्लाई करना इतना आ जाएगा बटे में 18, और फिर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 19,222.3। 3 क्यों लिखा गया, ये पॉइंट के बाद ऐसे 2 आता रहेगा, तो हम एक बढ़ाकर लिख सकते हैं। HZ मतलब हर्ट्ज, ये आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। ये एक आंसर है, ठीक है। अगला बी में कह रहा है क्या उपरोक्त ध्वनि श्रव्य है, स्पष्ट कीजिए, मतलब सुन सकते हैं। तो आंसर देखो, बी में लिखेंगे आंसर, हाँ उपरोक्त ध्वनि श्रव्य है, मतलब सुनने के योग्य है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से
20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि हम सुन सकते हैं, जबकि ये 20,000 से नीचे ही है, 19,222 है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये 32 का ए का आंसर है और ये बी का आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, कृषि में लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न फसल पैटर्न क्या है, किन्हीं 3 पर चर्चा कीजिए। आंसर देखो, आंसर नंबर 33, कृषि में लाभ को अधिकतम करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न पैटर्न। पहला है मिश्रित फसल यानी मिश्रित खेती, इसमें 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ उगाते हैं, जैसे गेहूँ, चना। दूसरा अंतरा फसलीकरण, इसमें 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न के हिसाब पर उगाते हैं, जैसे सोयाबीन प्लस मक्का। तीसरा फसल चक्र, खेतों में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना फसल चक्र है, जैसे एक बार धान की खेती करो तो उसके बाद में गेहूं की। ठीक है, ये क्रमवार चक्र कहलाएगा। ठीक है ना, क्रमवार फसल चक्र। ठीक है, अलग अलग फसल। तो 3 के बारे में मेंशन किया था, 3 हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 33 हो गया। ठीक है, अगला तो टोटल सेक्शन सी इतना ही था, कंप्लीट हुआ। बाकी का पार्ट अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके अच्छे से तैयारी करो। जो सैम्पल पेपर सॉल्व हो चुके हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।